आज सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि हमारे देश में घुसपैठ के मुद्दे को धर्म के चश्मे से आखिर क्यों देखा जाता है। आज पाकिस्तान और ईरान जैसे इस्लामिक देश अफगानिस्तान के मुस्लिम शरणार्थियों को अपने देश से बाहर निकाल रहे हैं और वहां घुसपैठियों का धर्म कोई नहीं देख रहा। लेकिन जिस भारत को धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है, वहां घुसपैठियों का मुद्दा आते ही इसे एक सांप्रदायिक मुद्दा मान लिया जाता है और इस पर राजनीति शुरू हो जाती है। आज हम इस सवाल का विश्लेषण करेंगे कि क्या हमारे देश में सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के कारण घुसपैठियों को शह देने की कोशिश हो रही है। लेकिन उससे पहले आपको ये दिखाते हैं कि कल पंचायत आज तक के मंच पर गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों के खिलाफ एक 3D मॉडल का जिक्र किया, जिसका मतलब है डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट, यानी पहले घुसपैठियों की पहचान करो, इसके बाद उनका नाम वोटर लिस्ट से डिलीट करो और आखिर में इन घुसपैठियों को भारत से ही डिपोर्ट कर दो। 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अब केंद्र सरकार घुसपैठियों से देश के संसाधनों को बचाने के लिए एक बड़ी मुहिम चलाएगी और अब गृह मंत्री अमित शाह ने इस मुहिम का पूरा ब्लूप्रिंट इस इंटरव्यू में हमें बताया है और यह भी कहा कि 2003 के बाद देश में कई घुसपैठियों ने अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल कराया और इसकी वजह से बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो, इन जगहों पर डेमोग्राफी बदल गई है। सुनिए। एसआईआर का मुद्दा उठाते हैं। अब विपक्ष का क्या आरोप है? राहुल गांधी जो पूरा वोटर अधिकार यात्रा निकाले, गृहमंत्री जी उन्होंने यही कहा कि ये वोट चोरी कर रही है बीजेपी और इलेक्शन कमीशन जो है वो बीजेपी के इशारे पर काम करता है। एसआईआर का मतलब है मतदाता सूची का शुद्धिकरण। तो मतदाता सूची शुद्ध होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मैं एक छोटा सा सवाल राहुल जी को पूछना चाहता हूं कि मतदाता सूची शुद्ध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मतदाता सूची का शुद्धिकरण का दूसरा नाम है एसआईआर। अब मैं आपने पूछा नहीं है मगर उसका भी जवाब दे देता हूं कि वो विरोध क्यों कर रहे हैं। वो विरोध इसलिए कर रहे हैं कि 2003 के बाद इस देश में ढेर सारे विदेशी नागरिक फर्जी तरीके से देश की मतदाता सूची के अंदर अपना नाम ऐड कराने में सफल हुए हैं। मेरी देश की जनता को सीधा सवाल है, जो बांग्लादेश से यहां आए हैं, जो दूसरे देश से यहां हैं, जो हमारे देश के नागरिक नहीं है, उनको देश की चुनावी प्रक्रिया के अंदर हिस्सा लेना चाहिए क्या? तकलीफ क्या है? उनको तकलीफ है कि सीमांचल में ढेर सारे घुसपैठिए मतदाता बन चुके हैं। आज चुनाव आयोग के शुद्धिकरण से वो मतदाता सूची से बाहर निकल रहे हैं और उनकी वोट बैंक डिस्टर्ब हो रही है। और वो तो ये आरोप लगाते हैं कि आप हिंदू मुस्लिम करने के लिए ये वाला इशू घुसपैठिया का उठाते हैं। चाहे आप हो गृह मंत्री जी, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दोनों ने भाषणों में घुसपैठिया का मुद्दा उठाया। आपने कितने भेजे ये वो पूछ रहे हैं। चाहे हिंदू हो या मुसलमान। अंजना जी, आप इस देश की वरिष्ठ पत्रकार के नाते मुझे बताइए, मुसलमान घुसपैठिया हो तो उसको मतदाता रहना चाहिए क्या? क्योंकि वो मुसलमान है। घुसपैठियों में जो धर्म को लाते हैं, इससे बड़ा पाप कोई नहीं है। वो हमारे लोकतंत्र का बड़ा नुकसान कर रहे हैं। घुसपैठियों का कोई धर्म नहीं होता है। आपके सपनों वाला एक और राज्य आ रहा है, पश्चिम बंगाल, जहां पर मुझे पता है कि आपके अंदर ये कामना है कि वहां पर भी एक दिन बीजेपी की सरकार। ममता बनर्जी अभी से ललकार रही हैं कि अगर यहां पर आपने एसआईआर या कुछ किया तो लोग सड़कों पर उतर जाएंगे, आपके खिलाफ दंगे हो जाएंगे। ऐसा बिहार में भी कहते थे, क्या हुआ? सब पर्चे डाल दिए और चुनाव भी हो जाएगा, बंगाल में भी हो जाएगा। सवाल डेमोग्राफी चेंज का है। आपने भी कई बार भाषणों में इसकी चर्चा की है, प्रधानमंत्री ने भी लाल किले के प्राचीर से चर्चा की घुसपैठियों की। अब इसमें क्या तरीका है? आप इसको कैसे आगे ले जाने की सोच रहे हैं? इसमें क्या आपका बड़ा कैसे सख्त कार्रवाई करेंगे कि भाई नहीं, ये इतने घुसपैठी, अब तो हम इनको अवैध घुसपैठियों को बाहर भेजेंगे? देखिए, हमने बहुत स्पष्टता से देश की जनता के सामने हमारे विचार रखेंगे। हम सबसे पहले इनकी पहचान करेंगे, फिर मतदाता सूची से इसको डिलीट करेंगे और फिर डिपोर्ट करेंगे।
डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट जो आप कहते हैं, ये हमारा पार्टी का तय एजेंडा है और इसमें किसी को कंफ्यूजन रखने की जरूरत नहीं। बांग्लादेश वापस भेजेंगे उनको? कहाँ भेजेंगे, कैसे भेजेंगे, आप देखते रहना, ढूंढते भी रहना। अगला मुद्दा जो मगर हम जी उनकी पहचान भी करेंगे, उनको डिलीट भी करेंगे और इनको डिपोर्ट भी। गृहमंत्री अमित शाह के इस बयान को लेकर एक नई बहस शुरू हो गई है, लेकिन आज हम इस बहस से ज्यादा उस सवाल पर जोर देना चाहते हैं जो आपसे जुड़ा हुआ है। भारत दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, जहां 145 करोड़ लोग रहते हैं। अब मान लीजिए इस देश के जिन संसाधनों पर आपका हक है, आपका अधिकार है, अगर वो हक दूसरे देशों से भारत में घुसपैठ करके आए लोगों को मिलने लगे तो आप क्या करेंगे? अगर इस देश का असली नागरिक होते हुए भी आपके बच्चों को स्कूलों में दाखिला ना मिले, अस्पताल में इलाज ना मिले, सरकारी योजनाओं का लाभ ना मिले, रोजगार ना मिले, राशन ना मिले और आपको भीड़ में धक्के खाने पड़े और इन धक्कों के बाद भी आपके हाथ खाली रह जाए, तो आप क्या करेंगे? क्या तब भी हमारे देश में यही माना जाएगा कि घुसपैठियों का यह मुद्दा राजनीतिक है और इसे सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति करने के लिए उठाया जा रहा है? आज अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक और पाकिस्तान से लेकर ईरान तक हर देश घुसपैठियों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानता है। पाकिस्तान को देख लीजिए, पाकिस्तान लगातार अफगान मूल के मुसलमानों को अपने देश से डिपोर्ट कर रहा है। ये कह रहा है कि वो इन मुसलमानों को अपने देश में शरण नहीं देगा, लेकिन वहां कोई इस कार्रवाई को धर्म के चश्मे से नहीं देख रहा। आज आपको भी ये सोचना होगा कि अगर पाकिस्तान जैसा कट्टरपंथी देश इस्लाम धर्म को मानने वाले अफगानिस्तान के मुसलमानों को अपने देश से बाहर निकाल सकता है, तो हमारे इस धर्मनिरपेक्ष देश में घुसपैठियों का मुद्दा सांप्रदायिक क्यों हो जाता है? आज भी तालिबान के साथ हुए सैन्य संघर्ष के बाद पाकिस्तान ने अपने देश में रह रहे 14 लाख, नंबर नोट कर लीजिए, 14 लाख अफगान मुसलमानों को वापस अपने देश जाने के लिए कह दिया है। और यह भी तब हो रहा है जब पाकिस्तान में अफगानिस्तान के 35 लाख लोग रहते थे, जिनमें से लगभग 21 लाख घुसपैठियों को पाकिस्तान पहले ही निकाल चुका है। और यहां बात सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है। जो ये मुस्लिम बिरादरी की बात होती है, तो आप देखिए ईरान, जो एक इस्लामिक देश होते हुए भी अफगानिस्तान के मुस्लिम शरणार्थियों को अपने देश से वापस जाने के लिए कह रहा है। और एक नए आदेश में ईरान की सरकार ने कह दिया है कि अफगानिस्तान के जिन शरणार्थी बच्चों को वहां शिक्षा दी जा रही है, उस पर रोक लगाई जाएगी और अफगानिस्तान के एक एक मुस्लिम परिवार को वहां से वापस जाना होगा। और अब तक पाकिस्तान और ईरान से कुल 23 लाख मुस्लिम वापस अफगानिस्तान आ चुके हैं। लेकिन जब भी भारत में घुसपैठियों का मुद्दा उठता है, तो कुछ नेता इसमें घुसपैठियों का धर्म लाकर इसे एक राजनीतिक मुद्दा बना देते हैं। और हमारे देश में असल में इस मुद्दे की गंभीरता को चंद वोटों के लिए कम कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए, पहले बिहार में वोटर लिस्ट के रिवीजन का मुद्दा उठा लीजिए, तो यह कहा गया कि इसके तहत एक खास धर्म के लोगों का नाम मतदाता सूची से हटाया जाएगा। और अब पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट का रिवीजन होने वाला है, तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि वोटर लिस्ट से एक भी वोटर का नाम कटा तो वो दिल्ली आकर विरोध प्रदर्शन करेंगी। इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। आज जरा हम आंकड़ों से भी इस बात को समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या घुसपैठियों के कारण बिहार और पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी ही बदल गई है। पश्चिम बंगाल के जिन जिलों की सीमा बांग्लादेश से लगती है, ये देखिए, या जो जिले बांग्लादेश की सीमा के पास हैं, वहां साल 1991 से 2011 के बीच जनसंख्या में जबरदस्त वृद्धि हुई है, जबकि जिन जिलों की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है, वहां की जनसंख्या में तो इन जिलों के मुकाबले बहुत कम वृद्धि हुई। जैसे साल 1991 से 2011 के बीच, समझ लीजिए लगभग 20 साल, उत्तर दिनाजपुर और दक्षिण दिनाजपुर की आबादी में 50% का इजाफा हुआ, वृद्धि हो गई। मुर्शिदाबाद 50% की वृद्धि हुई, मालदा 51%, दक्षिण 24 परगना में 43%, उत्तर 24 परगना में 37% और दार्जिलिंग की आबादी में 42% की वृद्धि हुई है। और ये आंकड़े पूरे राज्य में हुई औसत वृद्धि से कहीं ज्यादा है। इससे भी बड़ी बात यह है कि पश्चिम बंगाल के इन जिलों से बिहार के जिन जिलों की सीमा लगती है, वहां भी औसत वृद्धि में
ज्यादा जनसंख्या बढ़ी है। पूर्णिया, आइए सीमांचल के इलाकों की बात कर रहे हैं तो आपको पूर्णिया बताते हैं, जहां पर 35%, अररिया कितना इजाफा हुआ जनसंख्या में, 34%, किशनगंज 32% और कटिहार की आबादी में 31% की वृद्धि हुई। और इन आंकड़ों से तो यही पता चलता है कि बाकी जिलों के मुकाबले इन जिलों की आबादी बढ़ने की दर ज्यादा रही है। और अब सरकार ये कह रही है कि इसके पीछे घुसपैठिए एक बड़ी वजह है और इन घुसपैठियों के खिलाफ गृहमंत्री अमित शाह ने अपना 3D मॉडल भी बता दिया है। इसी इंटरव्यू में गृहमंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद का भी मुद्दा उठाया और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके बारे में आज हर तरफ बात हो रही है। सबसे पहले आप ये सुनिए कि गृहमंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद के खात्मे को लेकर क्या कहा और वो उन जो अर्बन नक्सल को चेतावनी क्या दे रहे हैं जो नक्सलवादियों को आर्थिक और हर तरीके से वैचारिक मदद सब पहुंचाते। नक्सलवाद के मुद्दे पर आते हैं क्योंकि इस बार 2 फेजेस में चुनाव हो रहा है बिहार में। इससे पहले 6 फेज में भी हुआ है, 5 में हुआ है, 3 में हुआ है, 2 फेज में हो रहा है। तो इसी पर मेरा प्रश्न है, गढ़चिरौली और तमाम इलाकों में हमने देखा है पिछले दिनों बदलाव, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका है सर जो ये मानता है कि 2026 की आप मार्च की डेडलाइन दे रहे हैं। वो ये कहते हैं कि उनके क्या ह्यूमन राइट्स नहीं है, आप उनको किस दबाव में डाल रहे हैं, आप उनको बहुत सारे हथियार रखना ह्यूमन राइट होता है क्या? ये कहां व्याख्या पढ़ ली आपने? कोई हाथ में हथियार रखे ह्यूमन राइट है? एक कौन से पुस्तक से ह्यूमन राइट की व्याख्या लाई है? उनके ह्यूमन राइट है, इसीलिए कह रहा हूं कि हथियार डाल दीजिए, मेन स्ट्रीम में आइए, आपके सारे अधिकार मिलेंगे। आप चुनकर गांव के सरपंच बनिए, तहसील पंचायत में आइए, जिला पंचायत में आइए, आपकी आवाज मुखर करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर हथियार लेकर दूसरों के प्रति हिंसा करना, ये देश का संविधान परमिट नहीं करता है। और अगर हथियार हाथ में है तो उनसे कोई बात नहीं होगी। नक्सलियों से सिर्फ लड़ाई है, उनको सिर्फ ये करना है, या जो इंटेलेक्चुअल्स उनको सपोर्ट करते हैं? इसीलिए ये मैंने प्रश्न किया था। बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स इस देश में हैं जो उनके सपोर्ट में है। क्या गृहमंत्री जी का नजर उधर भी है? देखिए, जब तक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी तक ही इंटेलेक्चुअल सीमित रहेंगे कोई आपत्ति नहीं, मगर इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी कर कर नक्सलियों के साथ रिश्ते भी रखेंगे, उनका वित्त पोषण करेंगे, उनको मॉरल बूस्टअप करेंगे तो आपत्ति में आएंगे। तब उनके खिलाफ भी एक्शन होगा? किसी के भी खिलाफ होगा, आपके खिलाफ भी हो सकता है अगर आप वित्त पोषण करते हैं। तो गृहमंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद पर सरकार के कड़े और सख्त रुख को सामने किया। गृहमंत्री अमित शाह के इस बयान के बाद आज छत्तीसगढ़ में 210 नक्सलियों ने भारत का संविधान हाथ में लेकर पुलिस को अपने 153 हथियार सौंप दिए। इन हथियारों में 19 AK-47 राइफल्स भी थी। देखिए, SZC के सदस्य, रीजनल कमेटी के सदस्य और अन्य वरिष्ठ माओवादी नेता शामिल हैं। इन्होंने हिंसा को छोड़कर सामाजिक नक्सलवाद के मुद्दे पर आते हैं क्योंकि इस बार 2 फेजेस में चुनाव हो रहा है बिहार में। इससे पहले 6 फेज में भी हुआ है, 5 में हुआ है, 3 में हुआ है, 2 फेज में हो रहा है। तो इसी पर मेरा प्रश्न है, गढ़चिरौली और तमाम इलाकों में हमने देखा है पिछले दिनों बदलाव, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका है सर जो ये मानता है कि 2026 की आप मार्च की डेडलाइन दे रहे हैं। वो ये कहते हैं कि उनके क्या ह्यूमन राइट्स नहीं है, आप उनको किस दबाव में डाल रहे हैं, आप उनको बहुत सारे हथियार रखना ह्यूमन राइट होता है क्या? ये कहां व्याख्या पढ़ ली आपने? कोई हाथ में हथियार रखे ह्यूमन राइट है? हमारे देश में बहुत सारे लोगों को अलग अलग जगहों की जो हमने तस्वीरें दिखाई जहां पर हथियार सौंपे गए आज सामान्य होंगी, लेकिन एक जमाने में नक्सलवाद भारत की आंतरिक सुरक्षा का सबसे बड़ा घाव था। उस वक्त हमारे देश के अपने ही भूभाग पर एक ऐसी लड़ाई चल रही थी जिसमें दुश्मन कोई बाहरी नहीं बल्कि अपने ही लोग थे। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन सच यही है कि कभी भारत का 17% भूभाग उस क्षेत्र में आता था जिसे रेड कॉरिडोर कहा जाता था। इस रेड कॉरिडोर का मतलब था वो इलाके जहां नक्सलवाद ने अपनी जड़ें जमा ली थी और इन नक्सल प्रभावित इलाकों में 12 करोड़ लोग रहते थे। इस देश की लगभग 10% आबादी।
जो सीधे तौर पर नक्सलियों की हिंसा और सुरक्षा के साए में जी रही थी। लेकिन इसके बाद भारत ने एक लंबी लड़ाई लड़ी और अब एक के बाद एक सैकड़ों नक्सलवादी सरेंडर कर रहे हैं और इन्हें मुख्य धारा में लाया जा रहा है। और ये इसीलिए बड़ी खबर है क्योंकि इस नक्सलवाद के कारण हमारे सैकड़ों सैनिकों ने बलिदान दिया और भारत ने इस नक्सलवाद की एक बड़ी कीमत चुकाई। लेकिन अब केंद्र सरकार ने कहा है कि वो मार्च 2026 तक भारत को नक्सल मुक्त घोषित कर देगी। नक्सलवाद इतिहास बन जाएगा।